अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर है डिसीजन ट्रीज। फाइन। डिसीजन ट्री जो है वो बेसिकली एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री होता है जो बेसिकली रिकर्सिवली स्प्लिट करता है डेटा सेट को until we are left with pure leaf node, यानी कि डेटा विद जस्ट वन टाइप ऑफ क्लास। क्या मैंने कहा कि ये बेसिकली एक बाइनरी ट्री होता है जो बेसिकली रिकर्सिवली स्प्लिट करता है डेटा सेट को until we are left with pure leaf node, यानी कि जिसमें डेटा सिर्फ एक ही क्लास का होता है। तो अभी हो सकता है जो मैंने ये वर्ड्स कुछ बोले हैं आपको बिल्कुल समझ ना आई हो, लेकिन इस पूरे लेक्चर में इंशाल्लाह जब हम कंप्लीट करेंगे तो उसमें इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले तो जो डिसीजन ट्री है उसके पीछे जो इंट्यूशन है पहले उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हम एक गेसिंग गेम जो है बिटवीन टू प्लेयर्स उसको जरा पहले एनालाइज करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि हम जो है वो नेम प्लेस थिंग वगैरह की गेम खेलते हैं और उसमें एक बंदा जो है वो कुछ सोच लेता है, कोई पर्सनैलिटी या कोई प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस या कोई चीज को सोच लेता है और फिर दूसरा बंदा जो है उससे कुछ सवाल करता है और आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करता है अपने आंसर को और इवेंचुअली उसने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में या एक सेट फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर उसने उसको गैस करना होता है तो फिर वो जीत जाता है। अदरवाइज वो उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर वो गैस ना कर सके तो वो हार जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह की अब हम यहाँ पे एक गैसिंग गेम देखते हैं ताकि हम ये देखें कि इंट्यूशन क्या है डिसीजन ट्री के पीछे। ठीक है ना। तो इसमें ये एग्जांपल जो है ना ये बेसिकली एक बुक है दैट इज फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स बाय जॉन डी कैलर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली एग्जांपल और इसकी कुछ फिगर्स जो हैं और डेटा वगैरह उसी बुक से लिया गया है। तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो इसमें बेसिकली उस तरह की यस नो की एक गेम है और कैरेक्टर गैस करना है। ये चार कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कोई एक पिक्चर जो है वो उठाएगा एक प्लेयर और दूसरे ने उसको गैस करना है कि ये कौन सा कैरेक्टर है। ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर है वो कुछ क्वेश्चंस करेगा। ठीक है। तो ये जो चार कैरेक्टर्स हैं उनमें एक ब्राइन है, ठीक है, और एक जॉन है। ये दोनों मेल हैं। एक ने ग्लासेस पहने हुए हैं, एक के हेयर्स कुछ कम है और इस तरह से दो जो हैं इसमें फीमेल्स हैं। ठीक है। एक के लॉन्ग हेयर हैं और एक के लॉन्ग हेयर नहीं है, नॉर्मल हेयर है। इसका नाम एफ्रा है, दूसरा का नाम लेट्स से ऑयफी है। ठीक है। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछते हुए तो इन कैरेक्टर को जो एक कैरेक्टर उसने उठाया है आउट ऑफ फोर पिक्चर कार्ड्स, तो उसको गैस करना होगा दूसरे प्लेयर को। ठीक है। और ये इसी से रिलेटेड जो है वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है कि लेट्स से मैन है और ग्लासेस पहनी हुई हैं, लॉन्ग हेयर नहीं है, तो वो कौन है? ब्राइन है। मैन है और ग्लासेस पहने हुए हैं। ठीक है। और बेसिकली इसके लॉन्ग हेयर नहीं है। लॉन्ग हेयर बेसिकली इस लड़की के हैं। ठीक है, एफ्रा के। तो इस तरीके से मैन है और ना लॉन्ग हेयर उसके हैं और ना ग्लासेस पहने हुए, तो वो कौन है? वो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ जॉन है। ठीक है। इस तरह से मैन नहीं है तो ये दो नो में है, तो बेसिकली दो फीमेल्स हैं। ठीक है। उनमें से लॉन्ग हेयर जिसके हैं और ग्लासेस नहीं पहने हुए, ठीक है, तो वो एफ्रा है। और लॉन्ग हेयर भी नहीं है और ग्लासेस भी नहीं पहने हुए, तो वो आइफी है। ठीक है। तो बेसिकली ये डेटा सेट है जो ये इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है। सो मीन्स लेट से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और एक बंदा है, उसने बेसिकली एक प्लेयर है, उसने इनमें से एक कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है और दूसरे ने उसको फिगर आउट करना है बाय आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। तो लेट से दो क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एक है इज इट अ मैन और दूसरा जो है वो पूछ सकता है लेट से डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। एक तीसरा क्वेश्चन हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन पहले ये दो क्वेश्चन ध्यान में रखें कि या वो पूछ सकता है कि इज इट अ मैन, जो पिक्चर जो उसने गैस करनी है,
और या कैरेक्टर गैस करना है, और दूसरा वो पूछ सकता है कि डज द पर्सन वेयर ग्लासेस और नॉट। ठीक है। तो लेट्स से हम दो पॉसिबिलिटी यहाँ डिस्कस करेंगे कि एक केस में हम कहेंगे कि लेट्स से वो पहला क्वेश्चन ये करता है और उसके बाद ये करता है, और दूसरे सिनेरियो में हम कहेंगे कि लेट्स से पहला क्वेश्चन वो ये पूछता है डज द पर्सन वेयर ग्लासेस, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो इज इट अ मैन, वो पूछता है। ठीक है ना। तो देखते हैं ये दोनों सिनेरियोस। ठीक है। तो पहले सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि लेट से वो स्टार्ट करता है विद क्वेश्चन टू। ठीक है। क्वेश्चन टू क्या है कि वो पूछेगा कि डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। ठीक है। सो डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। तो अब जाहिर है उसका आंसर या यस हो सकता है या नो हो सकता है। तो अगर आंसर यस का हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आंसर यस हो, ठीक है, तो डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। तो अगर आंसर यस है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ग्लासेस तो एक ही बंदे ने पहने हुए हैं, ठीक है, और वो कौन है, ब्राइन है। तो आंसर जो है वो ब्राइन का होगा। और अगर आंसर नो का होगा, अगर यानी ग्लासेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए पहला, डज द पर्सन वेयर द ग्लासेस, अगर यस है तो ब्राइन होगा, और अगर नो है तो फिर इन तीनों में से कोई एक होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है ना। यानी नो के केस में वो या जॉन हो सकता है, या एफ्रा हो सकती है, या आइफी हो सकती है। यस के केस में ब्राइन होगा। ठीक है। अच्छा, नो के केस में उसको आगे फर्दर, यस के केस में तो कैटेगराइज हो गया कि वो ब्राइन है। ठीक है। नो के केस में उसे फर्दर क्वेश्चन पूछना होगा, लेट्स से इज इट अ मैन। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछेगा इज इट अ मैन। अब अगर यस है तो इस तीन में अगर मैन है तो इसका मतलब वो कौन होगा, वो जॉन होगा। यस के केस में दैट इज जॉन, और वो कंप्लीटली क्लासिफाई हो गया। और नो के केस में वो क्या हो जाएगा, डेटा सेट में ये दो लोग रह जाएंगे। ठीक है। ये दोनों फीमेल्स रह जाएंगी, ये वाली। ठीक है। अब इनमें से कैटेगराइज करना है, तो इनमें से कैटेगराइज करने के लिए एक क्वेश्चन और पूछना पड़ेगा। लेट से इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, एक के लॉन्ग हेयर्स हैं, एक के शॉर्ट हेयर्स हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डू दे हैव लॉन्ग हेयर। अगर आंसर यस होगा, लॉन्ग हेयर यस, तो एफ्रा होगी। और अगर नो है तो लेट से आईफी होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली जो यहाँ फिगर ए आपको नजर आ रही है, इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट किया है कि डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। और फिर जो है उसके बाद सेकंड लेवल पे जाके ये पहला क्वेश्चन जो है इज इट अ मैन, वो किया है। और उसके बाद ये दोनों फीमेल्स बच जाती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, डू दे हैव द लॉन्ग हेयर। तो यस के केस में एफ्रा और नो के केस में आईफी। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है, ये जो फिगर बी यहाँ पे नजर आ रही है, इसमें ये है कि पहला क्वेश्चन पूछा गया डज द पर्सन, आई मीन सॉरी, पहले इसमें भी पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। ठीक है। तो यस के केस में ब्राइन आ गया, नो के केस में वही तीन जो रिमेनिंग है, यानी जॉन, एफ्रा और आईफी। ठीक है। जॉन, एफ्रा और आईफी। ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे फिगर ए में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इज इट अ मैन, और बाद में पूछा था डू दे हैव द लॉन्ग हेयर। यहाँ इन दोनों क्वेश्चंस को इसमें स्वैप कर लिया। डू दे हैव लॉन्ग हेयर पहले पूछ लिया। ठीक है। तो लॉन्ग हेयर अगर हैं और यस है, तो लॉन्ग हेयर हैं और यस है तो एफ्रा होगी। और नो के केस में जो है वो कौन बचा, उसके केस में एक जो है ये आपका बचा जॉन। ठीक है। और दूसरा बचा जो फीमेल है आइफी। ठीक है। तो इनके लिए फर्दर फिर वो क्वेश्चन जो इस केस में पहले पूछा था सेकंड स्टेप पे, वो यहाँ थर्ड स्टेप पे पूछ लिया कि इज इट अ मैन। यस के केस में जॉन, और नो के केस में आइफी। ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि इस इन दोनों में पहला क्वेश्चन तो सेम पूछा है। ठीक है, डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। ठीक है। लेकिन दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो इन दोनों फिगर्स में स्वैप कर लिया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इज इट अ मैन, और तीसरा क्वेश्चन डू दे हैव लॉन्ग हेयर। फिगर बी में दूसरा क्वेश्चन जो है वो डू दे हैव लॉन्ग हेयर, और तीसरा क्वेश्चन जो है इज इट अ मैन, ये पूछा। और यहाँ पे जाके आपकी कंप्लीट जो है वो क्लासिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ अगर आप गौर करें, ये जो दोनों फिगर्स हैं, तो इनमें अगर आप देखें कि
जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क पूछे गए हैं पर गेम, एक गेम में ऑन एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो जरा देखें। इस केस में अगर देखें ये फिगर ए में, तो अगर सवाल यही पूछा है, लेट से ब्राइन के बारे में पूछा है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन से ही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन से आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन लेट से जॉन के बारे में पूछा है, तो पहला क्वेश्चन दूसरा, दो क्वेश्चंस के बाद जो है वो आंसर मिलेगा। और अगर जो है एफ्रा या आईफी के बारे में पूछा गया है, तो वन टू और थ्री, इस केस में भी और इस केस में भी वन टू और थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, दोनों केसेस में तीन तीन क्वेश्चंस के बाद आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री, तो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक गेम में वो कितने आ जाएंगे, ओवर फोर कर लें तो 2.25 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑन एवरेज। ठीक है, अच्छा ये आप पार्ट बी में भी देख लें, तो ये एवरेज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पर गेम वो 2.25 आएंगे। कैसे कि अगर ब्राइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन के बाद आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर एफ्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वो दो क्वेश्चंस के बाद आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर जॉन या आइफी, तो इन केसेस में तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टू गेट द कंप्लीट आंसर, थ्री प्लस थ्री। ठीक है, तो वो वही 2.25 क्वेश्चंस जो है ऑन एवरेज पर गेम वो आएंगे। ठीक है, अच्छा जरा अब हम ये देखते हैं कि अगर, जैसे ये शुरू में कहा गया था कि अगर अब ये वाला क्वेश्चन पहले पूछा जाए इंस्टेड ऑफ द सेकंड क्वेश्चन जो इन दोनों केसेस में पूछा गया था कि डज द पर्सन वेयर द ग्लासेस, उसकी बजाय पहला क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता इज इट अ मैन, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि इज इट अ मैन, ठीक है, तो देखें यस के केस में कितनी ऑप्शंस आ सकती हैं, ब्राइन और जॉन। ब्राइन और जॉन इधर आ जाएंगे डेटा सेट में। और नो के केस में इज इट अ मैन और आंसर नो है, तो नो के केस में क्या आएगा, दो फीमेल्स आ जाएंगी। ठीक है, एफ्रा और आइफी। ठीक है, फाइन। अब आगे लेट से लेफ्ट साइड पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं डज द पर्सन वेयर ग्लासेस, तो अगर वो वेयर ग्लासेस, आंसर यस आता है। ठीक है, वेयर ग्लासेस, मैन में से, मैन में से वेयर ग्लासेस तो ब्राइन होगा, तो ब्राइन होगा। और अगर नो है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जॉन होगा। ठीक है, और इस तरीके से राइट साइड पे अगर देखें जिसमें ये दोनों फीमेल्स आ गई हैं, तो उसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम डू दे हैव लॉन्ग हेयर, तो दोनों फीमेल्स में से लॉन्ग हेयर, यस के केस में एफ्रा, यस के केस में एफ्रा, और नो के केस में, नो के केस में आइफी। ठीक है, तो इट मीन यहाँ पे जाके वो कंप्लीटली क्लासिफाई हो गए। अब अगर देखा जाए ऑन एवरेज एक गेम में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लेट से अगर आंसर ब्रायन था तो वन और टू, दो क्वेश्चन पूछने के बाद। ठीक है, सिमिलरली अगर आंसर जो था वो जॉन था, तो वन और टू। ठीक है, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आंसर जो फाइनल आंसर वो एफ्रा था, एफ्रा थी, तो वन और टू, इस केस में भी टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर फाइनल आंसर जो थी वो फीमेल आइफी थी, तो उस केस में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वन और टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज अगर हम देखें तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ओवर फोर, और ये आ जाते हैं टू क्वेश्चंस। तो इस केस में अगर क्वेश्चन नंबर, इन दो क्वेश्चंस में से जो शुरू में बात की थी, अगर ये क्वेश्चन पहले पूछा जाता और ये क्वेश्चन सेकंड स्टेज पे पूछा जाता, तो उस केस में जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं टू कंप्लीट द गेम, ठीक है, और पर गेम वो बेसिकली कितने आ रहे हैं, वो टू क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो कितने आ रहे हैं, वो टू क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जबकि प्रीवियस केस में हमने देखा कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड पर गेम वो 2.25 क्वेश्चंस थे। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जहां पे क्वेश्चन नंबर वन पहले पूछा गया और क्वेश्चन नंबर टू बाद में पूछा गया, तो उसमें एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं टू कंप्लीट द फिनिश द गेम वो कम है। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर जो है दैट इज बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो व्हाट इज अ बिग पिक्चर फ्रॉम ऑल दिस।
जो हम इंट्यूटिवली चीजों को समझना चाह रहे हैं, तो बिग पिक्चर ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा गेसिंग गेम में वो फीचर जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, जो ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और जो लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर हमें फाइनल आंसर तक पहुंचाता है। तो वो इन दोनों क्वेश्चंस में, इसका मतलब है कि कमिंग बैक टू दिस, जिसमें हमने ये शुरू में कहा था कि ये दो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो क्वेश्चंस होंगे, इज इट अ मैन, और दूसरा ये कहा गया है, एक इज इट अ मैन और दूसरा डज द पर्सन वेयर ग्लासेस। तो इन दोनों में से जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है वो कौन सा है? यस, यू आर राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। इज इट अ मैन अगर आप पहले पूछें, ठीक है, और बाद में ये वाला क्वेश्चन पूछें, तो उस केस में हमने देखा है कि एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं टू रीच द फाइनल आंसर, वो टू हैं, एज कंपेयर टू कि अगर सेकंड क्वेश्चन पहले पूछा जाए, विच इज दिस वन, और फर्स्ट क्वेश्चन बाद में पूछा जाए, तो उसमें हमने देखा कि ऑन एवरेज 2.25 क्वेश्चन जो हैं वो गेम को फिनिश करने के लिए वो दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमें इस तरह की चीज आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सा फीचर जो है या कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, फॉर दिस कंक्लूजन। सो चलें, नोइंग दिस, अब हम आते हैं डिसीजन ट्री की तरफ। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं और फिर हम ये देखेंगे इवेंचुअली हमारा यही गोल होगा कि जो नोड हमने ट्री बनाते हुए बनाना होगा, तो वो ऐसे फीचर को हम सिलेक्ट करेंगे जो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। तो ये हम बेसिकली जो ऊपर एग्जांपल देखिए उसके अंडरस्टैंड करने का मकसद बेसिकली ये था। तो चलें अब हम डिसीजन ट्री की तरफ आते हैं। ठीक है, तो डिसीजन ट्री जो है वो बेसिकली हम ये देखेंगे अभी, डिसीजन ट्री बनाएंगे भी। तो ये बेसिकली क्या है कि हायरार्किकल और स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग है। ये देखें, अगर आप ये देखें तो हमें बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो आई मीन फाइनली गेस और फाइनली गिव द आंसर कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हायरार्किकल इन नेचर है और स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हैं। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये डिसीजन ट्री जो है ये ब्रेक डाउन करता है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इनटू स्मॉलर और सिंपलर सब प्रॉब्लम्स, और रिपीटेडली हम स्प्लिट करते हैं डेटा को बेस्ड ऑन द मोस्ट इंफॉर्मेटिव फीचर टिल यू फाइनली गेस। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जो क्वेश्चन टू को अगर हम पहले पूछें, तो उसकी निस्बत क्वेश्चन वन को अगर पहले पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे है इसमें, और फिर क्वेश्चन टू को पूछा जाए, तो क्वेश्चन टू जो है, आई मीन क्वेश्चन वन को पहले पूछना ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। यानी क्वेश्चन वन जो है वो बेसिकली ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, सो यहाँ पे यही बात की जा रही है। अभी इंट्यूटिवली जो हमने ऊपर बात की उसी को हम यहाँ कंक्लूजन करते हैं और आगे जाके हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री बनता है कैसे। ठीक है, तो हमने कहा कि ये बेसिकली डिसीजन ट्री जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में, और रिपीटेडली डेटा को स्प्लिट करता है बेस्ड ऑन द मोस्ट इंफॉर्मेटिव फीचर टिल यू फाइनली गेस। ठीक है, और ये बेसिकली दो तरह के होंगे, हमने शुरू में भी बात की कि डिसीजन ट्री जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक है, ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होती है और रिग्रेशन के लिए भी यूज होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ट्री भी यूज हो सकता है, आई मीन, और रिग्रेशन ट्री भी होता है। क्लासिफिकेशन ट्री यूज होगा जब टारगेट वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल होगा, और रिग्रेशन ट्री होगा जब हमारा टारगेट वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस या न्यूमेरिकल उसमें होगा। ठीक है, अच्छा, अब ट्री आप जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स वगैरह में आपने देखा होगा, इसमें बेसिकली दो तरह के नोड्स होंगे, एक डिसीजन नोड्स होंगे और दूसरे को लीफ नोड कहा जाएगा। ठीक है, डिसीजन नोड जो हैं ये बेसिकली इसमें रूट नोड भी होता है, और जो चाइल्ड नोड्स होते हैं उनमें से इंटीरियर नोड्स जो हैं खास तौर पे, ठीक है, वो बेसिकली डिसीजन नोड्स में शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि इट कंटेन्स, और इसमें क्या होता है रूट नोड में या इंटीरियर नोड्स में बेसिकली टेस्ट परफॉर्म होता है। ठीक है,
ऑन सम डिस्क्रिप्टिव फीचर, और उसकी बेसिस पे हम फिर डेटा को स्प्लिट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है ना, इज इट अ मैन, ठीक है। सो ये बेसिकली एक फीचर था, और उसकी बेसिस पे जो है, उस फीचर की बेसिस पे ये पार्टीशनिंग हुई है, ठीक है। उस फीचर की बेसिस पे तो इज इट अ मैन, तो मैन यस वाले इधर आ गए और नो वाले जो हैं वो इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको चीजों का पता चल रहा हो। यानी रूट नोड और इंटीरियर नोड जो हैं, रूट नोड और इंटीरियर नोड जो हैं, उनके ऊपर किसी भी फीचर की बेस के ऊपर टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली डेटा जो है उसको पार्टीशन किया जाएगा या स्प्लिट किया जाएगा। और लीफ नोड जो है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे हमें डेटा की क्लास के बारे में पता चलेगा कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस, ये जो यहाँ लिखा गया है कि विद रेफरेंस टू द ट्री बिलो, ये दो ट्रीज दिखाए हुए हैं, एक डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों ट्रीज बेसिकली एक ही डेटा सेट जो नीचे दिखाया गया है, ये बेसिकली ये डेटा सेट है। इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच और छह एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और क्लास जो है वो स्वैम, स्पैम या हैम, ठीक है, स्पैम या हैम क्लास है, ठीक है। और तीन इसमें फीचर्स हैं, सस्पिशियस वर्ड्स हैं या नहीं है उस मेल में, अननोन सेंडर है या नहीं है, और उसके अंदर कुछ इमेजेस हैं या नहीं है, और उसकी बेसिस पे उसके बारे में बताया जाएगा कि ये जो मेल है वो स्पैम है या हैम, ठीक है। तो इस डेटा सेट की बेसिस पे ट्री को बनाया गया है। तो ये दो पॉसिबल ट्रीज जो हैं लेट से बने हैं, एक फिगर ए में दिखाया गया है और एक फिगर बी में। हम ये देखेंगे कि ये दोनों ट्रीज बेसिकली उसी डेटा सेट को बिलोंग करते हैं। तो बाद में हम बात करेंगे कि ये वाला जो ट्री है जिसकी डेप्थ कम है, शैलो ट्री ट्री कहलाएगा, ये बेसिकली बेहतर होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरीके से शैलो ट्री जो है उसको बनाया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा सेट, ठीक है। लेकिन अभी लेट से इसको अगर आप देखें, चलें इस फिगर ए को देख लें जो ट्री बना हुआ है। तो इसमें हम एलिप्सिस जो हैं दैट रिप्रेजेंट रूट और इंटीरियर नोड्स, जो एलिप्सिस हैं जैसे ये है और ये हैं, ये बेसिकली रूट नोड और ये इंटीरियर नोड्स हैं, ये दोनों, ठीक है, रूट नोड और इंटीरियर नोड्स, ठीक है। और जो रेक्टेंगल्स हैं, फॉर इंस्टेंस ये, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल्स हैं दैट रिप्रेजेंट लीफ नोड्स, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल्स हैं इसमें, इस डायग्राम में, इस ट्री में, वो लीफ नोड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्दर हर एलिप्स जो है उसके अंदर लेबल किया गया है कोई फीचर जो वहाँ टेस्ट किया जा रहा है उस नोड के ऊपर। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अननोन सेंडर, ठीक है, इसका मतलब ये फीचर है जो टेस्ट किया जा रहा है इस नोड के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एलिप्स के अंदर जो लेबलिंग की हुई है वो डिस्क्रिप्टिव फीचर की है जो बेसिकली उस नोड के ऊपर जिसको टेस्ट किया जा रहा है। और सिमिलरली जो ब्रांचेस हैं, फॉर इंस्टेंस कंटेन्स इमेजेस, जिसमें एक ब्रांच जो है वो ट्रू की है और एक फॉल्स की है। तो लेबल्स जो ब्रांचेस के ऊपर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं उस डिस्क्रिप्टिव फीचर, जो भी डिस्क्रिप्टिव फीचर है उसके बारे में, कि वो जो डिस्क्रिप्टिव फीचर है उसका आंसर क्या है, इधर ट्रू है और फॉल्स है एंड सो ऑन। सिमिलरली जो रेक्टेंगुलर लीफ नोड्स हैं उनके अंदर जो लेबल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं जो प्रिडिक्टेड टारगेट लेवल है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस वो स्पैम है या हैम है, ठीक है। तो ये बेसिकली लेबल्स जो है वो टारगेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कशन हो गई, ठीक है। कुछ जो सिंबल्स यूज किए हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब लेट से ये ट्री बन गया है, ठीक है। अभी ट्री बना कैसे है ये हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में कि ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। यानी अगर ये डेटा सेट आपको दिया हुआ है तो उसकी बेसिस पे
ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो आइदर लेट से एक ये ट्री बन सकता है या ये ट्री बन सकता है, ठीक है। वो हम देखेंगे कि ये जो शैलो ट्री है इसको बनाने के लिए फिर हमें क्या रूल्स हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। लेकिन लेट से इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि फिगर ए में और फिगर बी में जो दोनों ट्रीज हैं ये इसी डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ये नीचे हमें दिखाया गया है, ठीक है। और लेट से वंस द ट्री इज देयर, अब उसके ऊपर एक क्वेरी जो है वो हमें आती है, ठीक है। और हमने प्रिडिक्ट करना है उसकी बेसिस पे कि उसकी जो टारगेट है वो क्या है, ठीक है। क्लासिफाई करना है, आई मीन कि वो स्पैम है या हैम, ठीक है। सो लेट से क्वेरी जो है वो ये है कि सस्पिशियस वर्ड जो है वो ट्रू हो, एंड अननोन सेंडर वो भी ट्रू हो, एंड कंटेन्स इमेज जो तीसरा फीचर है, ठीक है। तीन ही फीचर्स हैं, सस्पिशियस वर्ड्स, अननोन सेंडर और कंटेन्स इमेजेस, यस और नो, ठीक है। तो लेट्स से जो क्वेरी है हमें वो ये दी गई है कि सस्पिशियस जो वर्ड्स हैं वो ट्रू है, जो अननोन सेंडर है वो ट्रू है, और कंटेन्स इमेजेस वो भी ट्रू है। तो लेट्स से अगर इस ट्री के ऊपर हमने इस क्वेरी को इसको ट्रेवर्स करना हो तो सबसे पहले कंटेन्स इमेजेस, तो कंटेन्स इमेजेस ट्रू, तो इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के केस में हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे आ जाएंगे। सस्पिशियस वर्ड्स, तो सस्पिशियस वर्ड जो है हमें क्वेरी में दिया गया ट्रू, तो ट्रू के केस में हम लेफ्ट में चले जाएंगे और क्लासिफाई हो जाएगा स्पैम, ठीक है, फाइन। तो दिस इज हाउ ये यहाँ पे दिखाया भी गया है कि यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, तो ये यहाँ पे मैंने इसको दिखा दिया। अच्छा, अगर यही क्वेरी हो और लेट से ट्री अगर ये बना हो जिसकी डेप्थ इसकी निस्बत कम है तो ये शैलो ट्री कहलाएगा। तो इसमें अगर हम देखें इसी क्वेरी को अगर देखें तो यहाँ से भी ये आंसर मिल जाएगा। लेट से सस्पिशियस वर्ड्स, तो सस्पिशियस वर्ड्स क्या हैं, दैट इज ट्रू। तो ट्रू के केस में हैम क्लासिफाई होगी मेल, और ये यहाँ पे भी यही आंसर, ठीक है। तो हमने दोनों ट्रीज को ट्रेवर्स कर लिया और दोनों में आंसर सेम आया। तो बोथ आर टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम डेटा सेट। जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो डेटा सेट है कि इस डेटा सेट को ये दोनों ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो बोथ ट्रीज बेसिकली दोज आर कंसिस्टेंट विद दिस ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। जिसमें से एक जो है वो दैट इज द शैलो ट्री, ठीक है। और हम देखेंगे कि बेसिकली जाहिर है अगर ये वही चीजें क्लासिफाई कर रहा है जो ये ट्री कर रहे हैं तो दिस इज द शैलो ट्री, सो दिस इज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम शैलो ट्री बनाएंगे, ठीक है। तो लेटर ऑन एग्जांपल हम इसको देखेंगे ट्री कंस्ट्रक्शन करते हुए। तो इन शॉर्ट जो टू कंस्ट्रक्ट द शैलो ट्रीज हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव फीचर्स जो हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इफेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव फीचर होगा, ठीक है, उसको हम रूट पे रखेंगे एंड सो ऑन आगे ट्रेवर्स करेंगे, आगे चलेंगे ट्री कंस्ट्रक्ट करते हुए। और उसके लिए क्राइटेरिया होगा, हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी का क्राइटेरिया फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन गेन। तो ये ट्री कंस्ट्रक्ट करते हुए जो मोस्ट इफेक्टिव फीचर होगा बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन गेन, और वो बैकएंड पे इम्प्योरिटी को यूज करेगा। ये कॉन्सेप्ट आगे आएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन वाला होगा उसको हम रूट नोड पे रखेंगे और इस तरह से आगे चलेंगे, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मल हम मैयर है इसकी कि कैसे हम इंफॉर्मेशन गेन जो है उसको देखेंगे और उसके बैकएंड पे इम्प्योरिटी जो है ये क्या होती है। तो अब हम इन टर्म्स को फॉर्मली देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम फिर फॉर्मली देखेंगे कि किस तरह से एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन को यूज करते हुए हम बेसिकली मोस्ट इफेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव फीचर है, जो मोस्ट इफेक्टिव डिस्क्रिप्टिव फीचर है उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको रूट नोड पर रखेंगे। और फिर इसी तरह से हम आगे ट्रेवल करेंगे टिल के हम लीफ नोड तक पहुंच जाएं, टिल हम लीफ नोड पर पहुंच जाएं। इट मीन्स कि डिसीजन ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी इन दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलें अब हम इन दोनों की डिटेल देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं एंट्रोपी जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। तो
एंट्रोपी जो है दैट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी इन द डेटा सेट। क्या है एंट्रोपी? सिंपली ये ध्यान में रख लें, दैट इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और इम्प्योरिटी, ठीक है, विद इन अ डेटा सेट। लो एंट्रोपी जो है इसका मतलब ये है कि डेटा प्योर है, उसमें डिसऑर्डर कम है, यानी कि वो एक ही क्लास से बिलोंग करता है। जब एक ही क्लास से डेटा बिलोंग करता होगा तो जाहिर है वो प्योर डेटा होगा। एक ही क्लास से बिलोंग करता है, उससे उसमें मिक्सिंग नहीं होगी दूसरी क्लास की। तो जब ज्यादा प्योर होगा डेटा, इसका मतलब डिसऑर्डर उसमें कम होगा, तो इसका मतलब है डिसऑर्डर जो है, मेजर ऑफ डिसऑर्डर, इसी को एंट्रोपी कहा गया है। तो जब डिसऑर्डर कम होगा तो इसका मतलब एंट्रोपी कम होगी। तो उस वक्त डेटा जो है वो ज्यादा प्योर होगा, यानी एक ही क्लास से बिलोंग करता होगा। और अगर जो डिसऑर्डर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसमें मल्टीपल क्लासेस का डेटा मिक्स हुआ हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि जब मोर मिक्सिंग होगी, उसमें मल्टीपल क्लासेस का डेटा मिक्स हुआ होगा, तो डिसऑर्डर ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है दैट इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है, इन द डेटा सेट। अच्छा, ये जो है ये एंट्रोपी जो है इसका रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी के साथ भी है। इसका रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी के साथ भी है। तो चलें हम ये देखते हैं कि कैसे इनका आपस में रिलेशनशिप है। तो चलें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें लेट से हम कहते हैं जी कि 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स। इसका मतलब दोनों तरह की दो कलर्स हैं और दोनों कलर्स की जो बॉल्स हैं डेटा सेट में वो इक्वली मिक्स्ड हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको पता है 5/10 यानी 0.5 होगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे केस में हम कहते हैं कि लेट से, अच्छा इस केस में टोटल 10 बॉल्स थी, 5 उसमें से रेड बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी। तो प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ लेट से गेटिंग 1 रेड बॉल दैट इज 0.5। ऑन द अदर हैंड अगर हम कहेंगे अच्छा अभी भी हमारे पास 10 बॉल्स हैं और वो सारी की सारी लेट से रेड बॉल्स हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल वो क्या होगी? दैट इज 10/10 विच इज 1। ठीक है, टोटल 10 बॉल्स हैं और उनमें से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 10/10 विच इज 1। अब ये देखें, जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, एक रेड बॉल निकलने की, और हमारे डेटा सेट के अंदर सारी की सारी जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, रेंडमनेस कम है, डिसऑर्डर कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस, जहाँ पे 5 रेड बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी। ठीक है, तो वहाँ दोनों कलर की मिक्सिंग है। ठीक है, तो वहाँ जो रेंडमनेस है वो ज्यादा है या डिसऑर्डर ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है केस टू में, 10 रेड बॉल्स हैं, सारी सेम कलर की हैं, एक ही क्लास को बिलोंग कर रही हैं, तो डिसऑर्डर कम है। तो डिसऑर्डर जो है वो अगर कम है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा प्योर डेटा है। ठीक है, डिसऑर्डर कम है, सारी की सारी सेम क्लास से बिलोंग कर रही हैं, तो डिसऑर्डर कम है, ज्यादा प्योर डेटा है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आई? 1 इस केस में। तो हाई प्रोबेबिलिटी जो है ये शो करती है कि डेटा आपका प्योर है, एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ऑल बिलोंग टू द सेम कलर। तो जब डिसऑर्डर कम है, रेंडमनेस कम है, तो एंट्रोपी तो मेजर ऑफ रेंडमनेस है ना, तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी लो है। तो इट मींस प्रोबेबिलिटी हाई थी इस केस में, ये सेकंड केस में, लेकिन एंट्रोपी लो है। और इस केस में जो पहला केस है जिसमें 5 रेड बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी, उस केस में एज कंपेयर टू दिस केस प्रोबेबिलिटी इज 0.5, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, बेसिकली दोनों कलर का डेटा मिक्स्ड है, तो जब रेंडमनेस उसमें ज्यादा है तो इसका मतलब एंट्रोपी ज्यादा है। तो इट मींस लो प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स हाई एंट्रोपी, whereas high probability indicates low entropy। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, that means more pure data and that indicates less disorder, so low entropy. On the other hand, low probability,
दैट शोज मोर मिक्सिंग ऑफ द डेटा, आई मीन रेड और जो ब्लैक है दोनों मिक्स हुए हुए हैं, डिसऑर्डर ज्यादा है तो हाई एंट्रोपी। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी जो है वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, जो यहाँ नजर आ रहे हैं। और बेसिकली ये लॉगरिथम फंक्शन को अगर हम देखें तो ये हमें बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी का, तो ये यहाँ से हमें समझ आएगी। तो लॉगरिथम को हम देखते हैं जरा। तो लेट से हमारे पास कोई वैल्यू है पी ऑफ एक्स और उसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं ऑन बेस टू स्केल। तो लॉगरिथम ऑफ वन और बेस टू, तो वो जीरो आता है। 0.5 का अगर आप देख लें लॉग टू द बेस टू, वो -1 आता है। 0.25 का अगर आप देख लें तो -2 आता है। 0.125 का देख लें तो -3, एंड सो ऑन। अगर इसको हम प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा। एक तरफ आप पी ऑफ एक्स रख लें, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आप क्या रख लें, बेसिकली आप लॉग बेस टू ऑफ पी ऑफ एक्स वाई एक्सिस पे रख लें। तो आप इसको देख लें कि वन के ऊपर जो है वो जीरो है, ये जीरो है, ये -2 है, -4 एंड सो ऑन। तो द नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो सिमिलरली आप 0.5 पे देखें, 0.5 कुछ यहाँ होगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो वो कुछ -1 के करीब होगा, ठीक है, -1। 0.25 के ऊपर 0.2, और ये 0.25 कुछ यहाँ होगा। तो 0.25 के ऊपर तकरीबन अगर आप देखें तो वो -2 के करीब आ रहा होगा। 0.25 के ऊपर जो लॉग है वो -2 के करीब, एंड सो ऑन। तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटीज जो है उनका लॉग लिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लो प्रोबेबिलिटीज जो है उसके लिए लार्ज नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। लो प्रोबेबिलिटीज, जैसे प्रोबेबिलिटीज से लो हो रही हैं तो यहाँ पे एक लार्ज नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो नंबर को पॉजिटिव करने के लिए हम -1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये देखें ये ग्राफ कुछ ये बन जाएगा कि इधर आप प्रोबेबिलिटी ले लें जो 0 और 1 के दरमियान रेंज कर रही है, और इधर माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ बेस टू। तो ये क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। यानी -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ आपका ये बन गया। इज इट ओके? यहाँ तक क्लियर है? तो यानी हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्राफ है बिटवीन प्रोबेबिलिटी वर्सेस लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हमें क्या दे रहा है बेसिकली। तो अगर देखें तो ये जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है, ठीक है, जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है तो वहाँ पे जो लॉग की वैल्यू है, लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो लो आ रही है, ठीक है। इधर ये इंक्रीजिंग वैल्यू है नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी हाई है वहाँ पे लॉग ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है वो लो वैल्यू दे रहा है। और जैसे जैसे जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कम हो रही हैं, जैसे जैसे प्रोबेबिलिटीज कम हो रही हैं, आप देखें फॉर इंस्टेंस 0.5 के ऊपर ये -1 है, और इस तरीके से 0.25 के ऊपर ये -2 है। तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है ये मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जो लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स है वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे साइन का इश्यू है, यानी ये माइनस साइन दे रहा है। तो साइन को हम पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करें, हम ये ग्राफ जो है वो बिटवीन पी ऑफ एक्स वर्सेस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स की बजाय ग्राफ हम पी ऑफ एक्स वर्सेस माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फ्लिप कर जाएगा। जब हम ग्राफ बिटवीन पी ऑफ एक्स वर्सेस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स की बजाय माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स लेंगे, तो ये जो ग्राफ है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर फ्लिप करके ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो बेसिकली यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये प्रोबेबिलिटीज हैं
और ये 0 से अपर जो रीजन है, 0 +2 एंड सो ऑन, तो ये इधर वाला रीजन जो है वो यहाँ दिखा दिया गया है। तो ये ग्राफ जो है वो बेसिकली इस हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर फ्लिप कर दिया है। तो ये अब माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स जो है ये अब यहाँ पे क्या आ गया, इस एक्सिस के ऊपर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स बेस 2। ठीक है, तो वो ग्राफ ये आ गया। तो अगर इसको अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी जब हाई है तो जो माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू वेरी लो, और जब प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इस आई मीन प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स की वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। 0.4 पे इतनी है, 0.2 पे और बढ़ गई, 0.1 पे और बढ़ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एक इंट्यूशन देख ली कि बेसिकली जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनका अगर लॉग ले लें और साथ माइनस साइन ले लें तो वो बेसिकली एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाएगा। सो कमिंग टुवर्ड्स द फॉर्मूला फॉर एंट्रोपी, दैट इज what, that is the weighted sum of log of probabilities. एंट्रोपी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द वेटेड सम ऑफ द लॉग्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और यहाँ वेट्स क्या हैं, ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं वही वेट्स होंगे। तो इस फॉर्मूला को आप देखें, ठीक है, जिसकी इंट्यूशन हमने ऊपर देख ली, इसमें ये माइनस साइन बाहर दिखाया जा रहा है। वो माइनस साइन इसलिए कि माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स है, माइनस लॉग ऑफ पी है, प्रोबेबिलिटी है बेस 2 के साथ, और साथ में वेटेड, क्योंकि सम लिया है, ये सम है आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, where n are the number of the classes। ठीक है, तो एंट्रोपी जो है दैट इज वेटेड सम ऑफ लॉग्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जहां पे वेट्स हैं वो प्रोबेबिलिटीज हैं क्लास की, ये हम एग्जांपल्स अभी करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। So it means एंट्रोपी जो है उसका फॉर्मूला बेसिकली दैट इज दिस, weighted sum of what, probabilities, बेस 2 यूज करेंगे लॉगरिथम। ठीक है, सम ऑफ द लॉग्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, weighted sum of the logs of probabilities। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो पी आई जो है वो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर क्लास आई, एन जो है आई इज इक्वल टू 1 to n नंबर ऑफ क्लासेस हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर इंस्टेंस ऊपर जो हमने एग्जांपल देखी है कि जिसमें पहले केस में 5 रेड बॉल्स थी और 5 ब्लैक बॉल्स थी, यानी डेटा इक्वली मिक्स था। तो उसमें जो एंट्रोपी अब हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इसमें चूंकि प्रोबेबिलिटी तो हमें चाहिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी क्लासेस है हमारे पास, अब 2 क्लासेस हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 5/10, टोटल 10 बॉल्स हैं, 5 रेड हैं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 5/10 विच इज 0.5, और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी भी 5/10 विच इज 0.5। तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या होगी, अब आप देखें कि इक्वली मिक्स्ड हैं दोनों, दोनों जो हैं रेड और ब्लैक बॉल्स, तो मैक्सिमम डिसऑर्डर है। तो बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में जो एंट्रोपी होगी, मैक्सिमम डिसऑर्डर है तो मैक्सिमम एंट्रोपी और वो 1 होगी। देखते हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आई इक्वल टू 1 माइनस साइन आई इक्वल टू 1 to n पी आई लॉग बेस 2 ऑफ पी आई। ठीक है, तो अब कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस साइन तो आना ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटू लॉग बेस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ आई लॉग बेस 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आई। तो पहली क्लास जो है वो रेड है, तो यहाँ माइनस, और फिर पी ऑफ आई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विच इज 0.5 इंटू लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम क्लास लॉग बेस 2 ऑफ 0.5। फिर समेशन करना है दूसरी क्लास जो ब्लू है और ब्लैक है, सॉरी, फिर माइनस साइन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड क्लास विच इज 0.5 इंटू लॉग ऑफ बेस 2 0.5। इसको आप कैलकुलेट कर लें, लॉग बेस 2 ऑफ 0.5 -1 होता है, तो माइनस 0.5 इंटू -1, फिर -0.5 इंटू इसका भी लॉग बेस 2 ऑफ 0.5 -1 आएगा, तो ये कैलकुलेट कर लें तो दैट इज 1। तो एंट्रोपी इस केस में क्या आ गई, 1। तो मैक्सिमम डिसऑर्डर है, दोनों क्लासेस इक्वली मिक्स्ड हैं, प्रोबेबिलिटी 0.5 दोनों केसेस में, लेकिन एंट्रोपी जो है दैट इज 1।
सेकंड जो एग्जांपल आपने ऊपर देखी थी जिसमें 10 रेड बॉल्स थी और 0 ब्लैक बॉल थी, तो प्योर डेटा है कि एक ही क्लास की सारी बॉल्स हैं। तो इस केस में अब एंट्रोपी देखेंगे हम। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आ गई, 10 रेड बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स भी 10 है, तो 10/10 दैट इज 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आ जाएगी 0/10, तो दैट इज 0। सो एंट्रोपी इज अगेन माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 1 to n और पी आई इंटू लॉग बेस टू पी आई। ठीक है, तो अब हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक ब्लैक और एक रेड। सो रेड की आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी आई probability of red into log base 2 of that probability which is 1, ठीक है, माइनस दूसरी क्लास की probability p of b which is 0 into log base 2 of 0। तो ये तो 0 आ जाएगा, और ये 1 log base 1 बेस log 1 base 2 वो भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल 0 आ गया है। तो इसका मतलब है इस केस में एंट्रोपी क्या आ गई, 0। तो इट मीन चूंकि प्योर डेटा है, डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं है, तो एंट्रोपी इज मेजर ऑफ द डिसऑर्डर, तो दैट इज 0। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले केस में हमने देखा तो यहाँ पे इक्वली मिक्स थी दोनों, 5 ईच। दूसरे केस में एक ही कैटेगरी की बॉल्स थी, ऑल 10 रेड बॉल्स, ब्लैक 0, तो उस केस में एंट्रोपी 0 आ गया, डिसऑर्डर इज 0। तीसरे केस में लेट्स से 7 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो इस केस में एंट्रोपी अगर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकाल लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकाल लें और फॉर्मूला यूज कर दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज 7/10, 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज 3/10, 0.3। एंट्रोपी का फॉर्मूला लगा लें, क्या है, माइनस सम करना है आपने, पी आई लॉग बेस 2 ऑफ पी आई। तो पहले माइनस रेड की 0.7 है प्रोबेबिलिटी, इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 0.7, और दूसरे की कितनी है, ब्लैक की 0.3, तो माइनस पी आई इंटू लॉग बेस 2 ऑफ दैट पी आई। सो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट 0.88। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, लॉग बेस 2 यूज कर लें, ठीक है, इसको एवेल्युएट कर लें तो ये आ जाएगा 0.88। फाइन, ठीक है, क्लियर है। तो देखें, कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और कंक्लूजन क्या है कि देखें, एंट्रोपी 0 कब आई थी, जब सेम क्लास का डेटा था, डिसऑर्डर लीस्ट था। ठीक है, तो एंट्रोपी 0 मींस डेटा सेट इज परफेक्टली प्योर। इस केस में हमने देखे 10 रेड बॉल्स थी और 0 ब्लैक बॉल्स थी, तो एंट्रोपी 0 आई, डिसऑर्डर मिनिमम है। ठीक है, सो प्योर डेटा है, तो व्हेन डेटा सेट इज परफेक्टली प्योर, only belong to one particular class, no uncertainty, so entropy was 0। और दूसरे केस में जब इक्वली मिक्स था, ये यहाँ पे आप देखें 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, तो उस केस में एंट्रोपी मैक्सिमम आई बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में, विच इज 1। ठीक है, तो इट मींस एंट्रोपी 1 मींस data set has a 50-50 split between the two classes, and that is the maximum uncertainty। ठीक है, तो यहाँ से आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी। तो हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो अगर 1 है, ठीक है, तो उस केस में एंट्रोपी क्या थी, प्रोबेबिलिटी जब 1 है, ठीक है, तो एंट्रोपी 0 आई, और प्रोबेबिलिटी इस तरह से 0 होगी तब भी एंट्रोपी 0 होगी। और 0.5 के ऊपर हमने देखा कि एंट्रोपी जो है दैट इज मैक्सिमम विच इज 1। तो ये ग्राफ बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ of entropy versus probability। I hope it is clear. I hope it is clear. So you can see the conclusion कि P जब 0 है, probability 0 है, और जब probability 1 है, तो उस वक्त एंट्रोपी जो है that is 0। It means pure आपका डेटा होगा,
डिसऑर्डर लीस्ट होगा, और प्रोबेबिलिटी जब 0.5 है, एंट्रोपी इज मैक्सिमाइज्ड एंड दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, हमने इन द एंड जो एंट्रोपी, और जो उसके अंदर जब एंट्रोपी 0 है तो हमने कहा कि डेटा सेट इज परफेक्टली प्योर, और जब एंट्रोपी 1 है तो हमने ये देखा कि डेटा वॉज इक्वली मिक्स्ड। ठीक है, बिटवीन टू क्लासेस। ठीक है, और उसके ऊपर हमने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया और ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। हम ये देखेंगे आगे। आज का लेक्चर चूंकि थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये एंट्रोपी जो हमने कैलकुलेट की है इसकी बेसिस पे फिर हम इंफॉर्मेशन गेन मेजर करेंगे, और फिर उसकी बेसिस पे जो सबसे इफेक्टिव है फीचर, इंफॉर्मेशन गेन जो है वो हाईएस्ट होगा, हम उसको एज अ रूट नोड लेंगे, और फिर आगे से हम ट्री जो है उसको बिल्ड करेंगे। हम एक एग्जांपल जो है वो उसको लेकर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये जो एंट्रोपी मेजर की है, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन गेन को लेके, और फिर किस तरीके से ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर से पहले आई होप आप ये वाला लेक्चर जो है इसको कम्प्लीटली गो थ्रू कर लेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।